दुनिया के अंदर एजेंसीज बहुत सारे ऑपरेशंस करती है, ऐसे ऑपरेशन जो कभी दुनिया के सामने नहीं आते, लेकिन जो भी उन ऑपरेशंस को करता है उन्हीं लोगों को पता होता है कि उन ऑपरेशन को करने में उन्हें कितनी मुश्किलाहट आई, उन्होंने क्या खोया क्या पाया। और बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो पूरा होने के बाद शायद लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिल गया, इतनी खुशी जिनको शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ ऐसे ऑपरेशंस भी होते हैं जो सक्सेस होने के बाद दुख दे जाते हैं, मतलब फिर भी खुशी नहीं होती। तो ऐसे एक ऑपरेशन की हम बात करते हैं जिस ऑपरेशन का नाम है ब्लाइंड स्पैरो। कहानी की शुरुआत क्या होती है कि लगभग 2007 के अंदर, उस टाइम पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या था, आज के जैसे ही 2026 में जैसे हालात हैं इससे भी बुरे हालात। क्योंकि उस टाइम क्या है, पूरी दुनिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट को लेके एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू था। वो क्या था कि जो आज गोल्डन ट्रायंगल बनता है, मतलब म्यांमार, लॉस या थाईलैंड, आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग यहीं से सप्लाई होता है। शायद आज पाब्लो एस्कोबार जिंदा होता ना यार, तो वो भी शर्मा जाता। कहते हैं कि दुनिया के अंदर पाब्लो एस्कोबार से बड़ा ड्रग कैडर कोई नहीं था, लेकिन इससे भी ज्यादा अगर आज आप वर्ल्ड का रिकॉर्ड देखो तो एक गोल्डन ट्रायंगल दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ड्रग देता है। तो हम आते हैं कहानी के 2007 में। 2007 में क्या होता है, कर्नल सोबराज जो एक MI इंटेलिजेंस के लिए काम करते थे, यानी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए, उनके सामने बहुत सारी तस्वीरें होती हैं और वो बहुत टेंशन में थे यार। आज क्यों टेंशन में थे? क्योंकि मणिपुर के अंदर लगातार हिंसाएं हो रही थी, लगातार ऑपरेशन चल रहे थे, अम्बुश हो रहे थे, फौज के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे थे और फौज भी ऑपरेशन कर रही थी। लेकिन कर्नल सोबराज का सिर्फ एक ही काम था, नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर को पीस करना, मतलब यहां से टेररिज्म बिल्कुल खत्म करना या यहां से इंसर्जेंटों को बिल्कुल खत्म करना। तो वो वेट कर रहे थे अपने सबसे अच्छे एक एजेंट की। तो तभी एक एजेंट उनके रूम के अंदर आता है जिसका कोड नेम था लीमा। Bring in Lima. और वो तस्वीरें दिखाते हैं और लीमा को एक बहुत सुंदर सी लड़की की फोटो दिखाते हैं और बोलते हैं लड़की देखो कौन है। देखता है, बोलता है कि ये है जॉन की गर्लफ्रेंड। जैसे लीमा जॉन का नाम सुनता शॉक हो जाता है। उस टाइम मणिपुर का सबसे खतरनाक इंसर्जेंट था जॉन। जॉन क्या था, NSCN-K के लिए काम करता था। NSCN-K को समझने के लिए हम आते हैं 1980 के दशक में। 1980 में क्या था, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, मतलब लगभग पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूं मैं, चाहे नागालैंड ले लो, चाहे मणिपुर ले लो, आसाम के कुछ एक एरिया ले लो, त्रिपुरा ले लो, अरुणाचल ले लो, मिजोरम ले लो। तो यहाँ पर NSCN बहुत पावरफुल ग्रुप था, नेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस ऑफ नागा। लेकिन 80 के दशक में क्या हुआ, कहते हैं कि हमारी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस विंग RNW MI ने एक कंबाइंड ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन का एक काम था कि कैसे भी करके NSCN को क्या करना, तोड़ देना, दो हिस्सों में डिवाइड करना। जैसे दुनिया के सबसे पावरफुल ग्रुप LTT के साथ किया था, विल्लू पिल्लई प्रभाकरण के ग्रुप को जब तोड़ा गया तभी दुनिया का सबसे खतरनाक एक संगठन खत्म हुआ। तो इसी सिद्धांत के ऊपर क्या हुआ, 1980 के दशक में इस ग्रुप को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा तो बन गया NSCN-IM यानी कि ईशाक मिवा, और एक हिस्सा बन गया NSCN-K यानी कि खपलांग बाबा। तो दो हिस्सों में डिवाइड हो गए, लेकिन NSCN-K क्या था, वो इतना पावरफुल नहीं था जितना पावरफुल IM था। इसलिए NSCN-K को म्यांमार भागना पड़ा। ये वही म्यांमार जहां पर आज दुनिया भर के इंसर्जेंट कैंप चल रहे हैं। तो ये शुरुआत आज से नहीं थी, ये 1980 या उससे पहले से शुरुआत थी। तो फिर कहानी के ऊपर जैसे उस लड़की की तस्वीर देखता है और उसको समझ में आ जाता है कि ये जॉन की गर्लफ्रेंड। आप यहीं से समझ गए होंगे कि जॉन कितना खतरनाक एक इंसर्जेंट था। लेकिन जॉन के बारे में कहते हैं कि जॉन को उसके साथी भी नहीं देखते थे, मतलब वो इतना सेफ रहता था कि उसके खुद के कैडर को भी नहीं पता होता था कि जॉन आज कहां पर है, आज वो कहां रहेगा, कल वो कौन सा ऑपरेशन करने वाला है। जॉन की प्लानिंग सिर्फ जॉन ही जानता था, लेकिन इंटेलिजेंस को पता चल गया था कि जॉन अगर सबसे ज्यादा किसी के ऊपर ट्रस्ट करता है तो किसके ऊपर, इसी गर्लफ्रेंड के ऊपर। और इसका नाम था ईबे महल, बहुत अजीब सा नाम है ना। तो उसकी गर्लफ्रेंड लगभग 19-20-22 साल की एक लड़की। अब यहां पर क्या होता है, लीमा को एक काम दिया जाता है कि तुम कैसे भी करके क्या करोगे, जॉन की गर्लफ्रेंड ईबे महल के नजदीक जाओगे, इससे दोस्ती करोगे, प्यार करोगे, जो भी है, लेकिन हमारे को क्या है,
जॉन को पकड़ना है। अगर हमने जॉन को पकड़ लिया या जॉन को हमने मार दिया तो हम बहुत हद तक क्या कर सकते हैं, मणिपुर के इंसर्जेंट को खत्म कर सकते हैं। क्योंकि जॉन क्या था, एक यूथ का चेहरा था, नया चेहरा और पढ़ा लिखा लड़का। तो टेररिज्म ग्रुप या इंसर्जेंट ग्रुप ने भी तरीका चेंज कर दिया था। अब वो क्या करते थे, अपने लीडर को एक पढ़ा लिखा लड़का बनाते थे, लड़का चुनते थे जो उनका लीडर हो। क्यों? ताकि वो आम लोगों को अपने इंसर्जेंट ग्रुप के अंदर क्या कर सके, रिक्रूट कर सके। लोग किसके ऊपर भरोसा करते हैं? जो दुनिया के अंदर पढ़ा लिखा होता है, ज्ञान की बातें करता है, जिसको दुनिया की सारी नॉलेज होती है, तभी तो आप भी उसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो यही तरीका किसने कर लिया था? NSCN-K और NSCN-IM ने कर दिया था। तो NSCN-K का सबसे इंपॉर्टेंट या एरिया कमांडर कहें वो था जॉन। लेकिन अब इतना आसान नहीं था जितना आसान नजर आ रहा है कि यार एक बहुत बड़े इंसर्जेंट की गर्लफ्रेंड के नज़दीक चले जाओ, दोस्ती कर लो। तो ये काम जितना सुनने में इजी लग रहा है, करने में उतना ही मुश्किल था। लेकिन अब जॉन की गर्लफ्रेंड के नज़दीक कैसे पहुंचे? तभी यहाँ से क्या होता है, विक्टर जो लीमा का भी हैंडलर था, लीमा के हैंडलर को एक काम दिया जाता है। क्योंकि मणिपुर के अंदर जो भी लोग हैं, सिविलियन लोग हैं, वो कई बार क्या होता है, आर्मी कैंटों के अंदर जाते हैं, वहाँ पर सिविल कैंटीन होती है, वहाँ से सामान वगैरह लेने के लिए। जैसे हम लोग दिल्ली, बॉम्बे यहाँ रहते हैं, यहाँ आर्मी कैंट के अंदर घुसना मुश्किल है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या होता है, आर्मी का एक मोटो होता है, फ्रेंड्स ऑफ हिल पीपल, मतलब हम आपके दोस्त हैं, हम आपके लिए यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि हमको बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स को क्या है, मुख्य धारा में लेकर आना है। तो विक्टर पता करता है, लेकिन विक्टर को एक ऐसी सिविल कैंटीन चाहिए थी आर्मी के अंदर जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर ना हो। क्योंकि लोकल के ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक तो लोकल है, हो सकता है कि कल हल्की सी भी इंफॉर्मेशन आउट हुई तो इंफॉर्मेशन NSCN-K तक पहुंच सकती है और ये बहुत बड़ा ऑपरेशन क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है और जान भी जा सकती है जो इस ऑपरेशन में काम कर रहा है, चाहे लीमा हो चाहे विक्टर हो। लेकिन विक्टर कुछ ही दिन में पता लगा लेता है कि मणिपुर में एक जगह है काकचिंग, उस काकचिंग के अंदर एक इंडियन आर्मी का कैंप है। सिक्योरिटी रीजन उसका नाम नहीं बता पाऊंगा। तो उसके अंदर एक कैंटीन है और इस कैंटीन का जो ठेकेदार है उसका नाम है देवीलाल और ये राजस्थान का रहने वाला है, जोधपुर का रहने वाला। अब यहीं से लीमा को पहला काम मिलता है कि जोधपुर जाओ और देवीलाल का बच्चा जो क्रिकेट खेलने का बहुत शौकीन है। ठीक है, तो आप एक काम करो, उसके बच्चे के साथ दोस्ती करो। अब यहाँ पर लीमा लगभग एक 18 साल का लड़का, वो जाता है जोधपुर। जोधपुर जाने के बाद क्या होता है, प्लान के हिसाब से ये क्या है, एक पूरा का पूरा ऑपरेशन का प्लान है। देवीलाल के लड़के से दोस्ती करता है और ये भी लोकल क्रिकेट खेलना शुरू करता है और धीरे धीरे इनकी दोस्ती होती है। तो लीमा, जिसने अपना नाम कुछ और बताया था, उसने अपना नाम लीमा नहीं बताया था, किसी और नाम से कि यार मेरा नाम रोहित है और ऐसे ऐसे करके मैं एक नेपाल का निवासी हूँ। तो दोनों के बीच में दोस्ती होती है, क्रिकेट खेलते हैं, लगभग 15 से 20 दिन क्रिकेट खेलते हैं। एक दिन रोहित बोलता है देवीलाल के लड़के से, यार कि मुझे काम की भी ज़रूरत है, अगर मुझे कोई काम मिल जाता तो अच्छा था। तो इतनी अच्छी दोस्ती होती है कि देवीलाल का लड़का बोलता है, यार यहाँ तो मैं क्या काम दिलवाऊँ जोधपुर के अंदर, लेकिन हमारी एक कैंटीन है नॉर्थ ईस्ट में, वेट का मतलब हम आर्मी के अंदर वो सिविल कैंटीन चलती है जिसमें स्वीट वगैरह चीज़ें ये बनती हैं, अगर तुझे कोई काम आता है तो वो बता, तुझे मैं वहाँ नौकरी लगा देता हूँ। बस इसी चीज़ का वेट कर रहा था लीमा। लीमा बोलता बिल्कुल यार, मुझे जलेबी बनानी ये चीज़ें आती है, क्योंकि उसको पहले ही ट्रेन किया गया था जलेबी वगैरह बनाने में। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोग क्या होता है, स्वीट बहुत खाते हैं, मणिपुर के लोग, उनको मिठाइयाँ बहुत पसंद है। लेकिन मिठाइयाँ ये नहीं जैसे हम लोग खाते हैं, अलग अलग चॉकलेट, बर्फी, बहुत सारी चीज़ें। वहाँ के अगर आप देखोगे तो लोग बहुत नॉर्मल हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको जलेबी बहुत पसंद है। तो उसके लिए पहले से क्या किया था, लीमा को ट्रेन किया था। अब वो बोलता मुझे जलेबी बनानी आती है, तो देवीलाल का लड़का बोलता और क्या चाहिए यार, बिल्कुल। तो वो सीधे क्या करता है, पहले जोधपुर से दिल्ली तक आता है लोकल बस से, वहाँ से ब्रह्मपुत्र की एक टिकट खरीदता है और सीधे चल के कहाँ जाता है, नागालैंड के दीमापुर में उतरता है और दीमापुर से सिविल गाड़ी में बैठता बस के अंदर। क्योंकि इस टाइम क्या था, एक नॉर्मल था, हो सकता है कि ऑपरेशन के अंदर कोई इसको भी वॉच कर रहा हो। तो हर चीज़ क्या की जाती है, इस तरह से की जाती है, बिल्कुल ग्राउंड पर रह के, जो बिल्कुल नेचुरल लगे। और लीमा क्या होता है, एक सिविल बस के अंदर जाता है और जैसे ये नागालैंड बॉर्डर क्रॉस करता है कोहिमा, तो जो भी लोकल मिलिटेंसी होती है बसों को रोकते हैं, चेक करते हैं। लीमा से भी पूछा जाता है, लीमा बोलता है कि सर मैं तो नेपाल का रहने वाला हूँ और ये मेरी ID कार्ड है और मैं यहाँ पर एक
कैंटीन के अंदर काम करने आया हूँ, एक वेट कैंटीन के अंदर, जिसके लिए पहले से क्या हुआ था, पेपर बना दिए थे। जब भी आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर एंटर करोगे, आज भी अगर आप मणिपुर में जाते हो तो वहाँ पर ILP लगा हुआ है, इनर लैंड परमिट, मतलब एक विशेष स्टेट का दर्जा है। अगर आज आपको मणिपुर जाना है तो आपको रीजन बताना पड़ेगा कि आपको मणिपुर में क्या काम है। तो पहले से कैंटीन, वेट कैंटीन के क्या थे, इसके पेपर बने हुए थे कि एक सिविल कैंटीन में काम करने के लिए लड़का आया हुआ है, तो यहाँ से इसको मिलिटेंट जाने देते हैं। ये आराम से कैंटीन पहुंचता है रात के टाइम पर और पहली बार देवीलाल से मिलता है। देवीलाल मतलब जो उसका दोस्त था, उसके फादर, एक सख्त आदमी चीज़ है ये, वो जो भी होता है, जैसे कोई भी आदमी पहली बार यार काम करने जाता है। तो ये 2007 की बात है, सितंबर की बात आप लगा लो, 2007 सितंबर में ये कैंटीन के अंदर जाकर और हर रोज की तरह कैंटीन में ही काम कर रहा होता है। लेकिन इसका एक ही काम था, जॉन की गर्लफ्रेंड एबे महल, उसके नजदीक पहुंचना। लेकिन लीमा उसके नजदीक नहीं पहुंच सकता था। लीमा इंतजार कर रहा था कि एबे लीमा एक दिन इस कैंटीन में आएगी, क्योंकि एबे लीमा की क्या थी, नजदीक में यहीं से लगभग 1-2 किलोमीटर दूर पर एक छोटी सी दुकान चलाती थी वो गिफ्ट्स की, और हर संडे को वो आती थी। लेकिन 2-3 संडे बीत चुके थे, एबे महल नहीं आई और विक्टर का लगातार कॉल किसके पास, लीमा के पास। लेकिन लीमा कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ इंतजार कर सकता था। और एक दिन क्या होता है, जॉन की गर्लफ्रेंड क्या होती है, कैंटीन में आती है। उस दिन पहली बार लगता है कि लीमा को कि अब मंजिल बहुत नजदीक है। जैसे उसकी दुकान में आती है तो नॉर्मली एक सामान लेती है, जलेबी स्वीट खरीदने आती है, स्वीट उसको लीमा देता है। और लीमा क्या करता है, जब तोलता है सामान तो थोड़ा सा ज्यादा देता है इससे, क्योंकि पहली बार लगता है जॉन की गर्लफ्रेंड को यार एक लड़का है, जबकि बनिया लोग कितने कंजूस होते हैं सामान देते समय, बिल्कुल एक्यूरेट, वो ज्यादा देता है तो यहाँ से पहली बार एक अट्रैक्ट कराता है। और धीरे धीरे कंटिन्यू क्या होती है, जॉन की गर्लफ्रेंड यहाँ आती है हफ्ते के अंदर और धीरे धीरे लीमा की उसकी दोस्ती होना शुरू हो जाती है। और लीमा उससे पूछता है कि यार तुम क्या करती हो, तो बोलती है मेरी गिफ्ट की दुकान है ये वो, तो थोड़ी नजदीकियाँ के लिए ईबे महल। बोलती है कि यार वाइन मिलेगी, दारू, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या है, दारू लोग बहुत पीते हैं, ऐसा नहीं कि सब लोग पीते हैं, हमारे यहाँ भी पीते हैं, लेकिन वहाँ के लोग एडवांस है तो पीते हैं। तो बोलता हाँ मिलेगी। अब वो खुश हो जाती है, बोलती है, वो बोलता मैं अभी नहीं दे सकता, क्योंकि हाँ कैसे दूंगा, यहाँ तो दुकान में सेट है मेरा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अरेंज कर दूंगा किसी साहब को कह के, क्योंकि फौज के अंडर में था। तो बोला मेरे बहुत सारे फौजी सर मेरे जानने वाले हैं, मैं उनसे ले आऊंगा। तो खुश हो जाती है जॉन की गर्लफ्रेंड ईबे महल। तो वो बोलते हैं कि मेरी एक दुकान है, तुम यहाँ पर आ जाना। अब शाम के टाइम क्या होता है, लीमा जिसकी एक कवर ID रोहित थी, वो किसी बहाने से बाहर जाता है, 1-2 बियर की बोतल लेके जाता है, और बियर की बोतल पहली बार जॉन की गर्लफ्रेंड दुकान पर जाता है। मतलब डर बहुत लगता है उसको, क्योंकि वो एक मिशन पर है और हो सकता है कि मिशन पर उसकी इंफॉर्मेशन लीक हो गई हो। ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा हम ही आगे रहेंगे, हो सकता है कि जॉन को या NSCN-K को इस पूरे ऑपरेशन के बारे में पता चल गया और आज लीमा क्या है, हलाल होने के लिए जा रहा है बाहर। लेकिन फिर भी वो जाता है जॉन की गर्लफ्रेंड के पास और बियर की बोतल देखता है और जॉन की गर्लफ्रेंड बहुत खुश हो जाती है देखकर, और थोड़े लोग बात करते हैं नॉर्मली तरीके से। लीमा क्या है, उसकी दुकान देखता है और दुकान देखने के बाद जो छोटी सी दुकान है, आर्चिस गैलरी टाइप, लेकिन इतनी हाई फाई नहीं है, जहां पर छोटे छोटे गिफ्ट रखे हुए हैं, ग्रीटिंग कार्ड रखे हुए हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, लीमा और जॉन की गर्लफ्रेंड के बीच में एक अच्छी दोस्ती होती है। और लीमा को यह भी पता होता है कि जो जॉन की गर्लफ्रेंड है यानी कि ईबे महल, इसका जो भाई है वो एक बहुत बड़ा क्या है, ड्रग कैटर है, मतलब ड्रग्स के सिंडिकेट के लिए काम करता है। और यहां पर क्या है, फौज कहो या आर्मी कहो या एजेंसीज कहो, इसके भाई को भी ढूंढ रही थी। और पहली बार क्या होता है, लीमा उसके भाई को उसके घर पर देखता है, लेकिन मजबूर होता है, कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि बैकअप नहीं है अभी। वो उसका काम है सिर्फ इस टाइम एबे महल के साथ दोस्ती करना, और दोस्ती अच्छी हो चुकी है। अब वो क्या होता है, शाम के टाइम थोड़ा उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बैठता है, बातें करता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है यार ठीक है लेट हो गए तो तुम यहीं रुक जाओ। तो बोलता है यार मैं अपने सेठ को क्या बोलूंगा, है ना, क्योंकि सेठ का भी डर है, क्योंकि देवीलाल के लिए काम कर रहा है और सेठ को क्या जवाब देगा। और आज अगर लीमा कैंटीन तक टाइम से नहीं पहुंचा तो फौज के अंदर कैंटीन है, लोग ये सोचेंगे भाई कहीं जो रोहित कवर ID है इसको किसी मिलिटेंट ने तो नहीं मार दिया, क्योंकि ये तो किसी सब्जी लेने के बहाने बाहर जाता है या सामान लेने के बाहर जाता है और डेली यहाँ जॉन की गर्लफ्रेंड से बातें करता था, उसके नजदीक जाता था। तो आज वो क्या करता है, बहाना बनाकर चला जाता है कि नहीं यार मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन पहली बार विक्टर को बताता हो कि मैंने आज एबे महल के भाई को देखा उसके घर पर। तो विक्टर बोलता है भाई तूने बताया क्यों नहीं, अगर उसके भाई को देखा तो हमें इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी, हम आते और उसको खत्म करते या उसको पकड़ते। लेकिन वो बोलता भाई कैसे बताता,
ऐसा तो नहीं है कि मैं वहां कोई फोन लेके जा रहा हूँ, कोई सैटेलाइट फोन लेके जा रहा हूँ। पता है अगर किसी भी टाइम पर उन लोगों को मुझ पर शक हो गया तो मेरे 18 टुकड़े डालेंगे किसी बॉडी के बोरे के अंदर। तो ये बात विक्टर भी समझता था, लेकिन विक्टर भी ये बात आगे कर्नल सोबराज तक देता है कि सर आज लीमा ने क्या हुआ, उसके भाई को उसके घर में देखा था, तो उसका भाई उसके घर पर आता है। तो पहली बार एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिली। अब किसी भी कीमत पर क्या था, लीमा को क्या था, जॉन तक पहुंचना था। और धीरे धीरे क्या होता है, लीमा का जो अगला काम था वो था साइकोलॉजिकल काम, मतलब एक ऐसा डर बैठाना जॉन की गर्लफ्रेंड के दिमाग में कि वो डरे। अब हर रोज क्या होता है, लीमा जब भी उससे मिलता था वो बोलता है कि तुम्हें पता है फौज यहाँ बहुत जल्दी ऑपरेशन करने वाली है और नॉर्थ ईस्ट में जितने भी मिलिटेंट हैं सब मारे जाएंगे। तो बोलती है उसकी गर्लफ्रेंड, बोलती है यार तुझे कैसे पता चला? बोलता मैं तो फौज के अंदर रहता हूँ, तो साहब लोग बात करते हैं तो मैंने सुना। बोलता है लेकिन एक चीज और है। बोला साहब लोगों से मैंने ये भी सुना कि अगर कोई मिलिटेंट सरेंडर कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है, तो फौज उसको पूरी सुविधाएं देती है। और क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर हर रोज आर्मी और मिलिटेंट के बीच में ऑपरेशन चल रहे थे, अखबारों में आ रहा था। और इसी चीज का फायदा उठा के हर बारी लीमा क्या करता है, जॉन की गर्लफ्रेंड को न्यूज जानबूझ के दिखाता है, उसके बारे में बोलता है। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं क्या होता है, डर आ जाता है जॉन की गर्लफ्रेंड के दिमाग में। उसको एक डर बैठ जाता है कि यार आज ये मरा है, कल वो मरा है, और आने वाले टाइम में हो सकता है मेरा बॉयफ्रेंड भी मर जाए। लेकिन लीमा क्या है, सिर्फ वेट कर रहा था उस दिन का कि जॉन की गर्लफ्रेंड खुद बताए कि उसका भी एक बॉयफ्रेंड क्या है, मिलिटेंट है। अभी तक वो दिन नहीं आया। और लेकिन लीमा क्या है, जब भी उसके घर पर जाता था तो उसके घर को वो पूरी तरीके से देख चुका था। उसके घर पर उसको ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला जिससे वो जॉन तक पहुंचे, या उसको ऐसी कोई भी चीज नजर नहीं आई जिससे क्या है उसको लगता है कि जॉन की गर्लफ्रेंड जॉन से बात करती है। और धीरे धीरे क्या होता है, एजेंसीज का भी प्रेशर, विक्टर का भी प्रेशर, क्योंकि चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं। धीरे धीरे नवंबर आ जाता है, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आ जाता है, और ऊपर से लगातार क्या होता है, लीमा के ऊपर प्रेशर। लेकिन एक दिन अचानक क्या होता है, ईबे महल जॉन की गर्लफ्रेंड उसको बुलाती है, और बुलाने के बाद बोलती है मुझे तुझसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। तो वो जाता है भाई, और आज वो देवीलाल को बोल देता है कि सर आज मैं कैंप में ही उसका कोई दोस्त बना हुआ है, उसके घर जा रहा हूँ। वो ये नहीं बताता कि वो कैंप से बाहर जा रहा है। लेकिन लीमा तो क्या था, पहले से एक एजेंट था। वो इतने टाइम में पूरे आर्मी के कैंप को देख चुका था कि आर्मी का गेट कहाँ से बाहर जाते हैं, कहाँ से वो बिना गेट पर बताए बाहर निकल सकता है, क्योंकि ये एक एजेंट का काम होता है। तो लीमा क्या होता है, चुपचाप से दोस्त का बहाना लगाकर, कैंप के अंदर ही 600-700 लोग रहते हैं फौजी लोग, तो उन्हीं में से एक का नाम लेकर चुपचाप से आर्मी कैंप से बाहर निकल जाता है और जॉन की गर्लफ्रेंड के वहाँ पहुँचता है। तो वो बोलती है कि मैंने जॉन से बात करी है और जॉन भी कहीं ना कहीं रेडी हो चुका है सरेंडर करने के लिए। लेकिन लीमा बोलता है कि यार मैं कैसे ट्रस्ट करूं, साहब लोग हैं, मैं बोलूंगा और कल नहीं हुआ तो साहब लोग मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे। तो वो बोलता है कि अगर मैं खुद सुनूं तो मुझे बिलीव होगा। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है यार तुझे मुझ पर बिलीव नहीं है यार। तो लीमा कैसे भी करके एक स्पाई था, लेकिन कहता है कि मुझे तुम पर बिलीव है, लेकिन क्या है साहब लोग पूछेंगे कि कैसे बात कर रहे थे, क्या हुआ। तो बोलते ठीक है मैं तुम्हारे सामने बात कर लेती हूँ। तो लीमा बोलता है मेरे सामने बात कैसे? तो पहली बार क्या होता है, घर के बाहर बहुत सारे कद्दू रखे होते हैं, जैसे हम लोगों के बाहर कद्दू लौकी सुखा के रखते हैं ना। तो जॉन की गर्लफ्रेंड क्या करती है, बाहर रखे हुए कबाड़ का कद्दू उठाती है, उसके अंदर से वायरलेस सेट निकालती है। ये देख के लीमा शॉक, क्योंकि ये तो वायरलेस सेट वो है जो अभी भी फौज यूज नहीं कर रही है, बिल्कुल लेटेस्ट। अब उसको पता चला कि ये लोग कितने एडवांस हैं, और वो वायरलेस सेट में बात करती है मणिपुरी के अंदर, और जॉन की वो आवाज सुनता है, और ये वही आवाज थी जो कर्नल सोबराज ने लीमा को सुनाई थी। और यहां पर लीमा को यकीन हो जाता है कि एबे क्या है, लगातार जॉन के टच में है। पहली बार एक भरोसा होता है। और इसके बाद क्या होता है, ये कि ये पूरी की पूरी बात विक्टर को बताता है, और विक्टर को पहली बार खुशी लगती है कि हम जिस ऑपरेशन को कर रहे हैं वो ऑपरेशन बिल्कुल सही है और बहुत जल्दी हम अपने टारगेट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर एजेंसीज क्या होती है, जॉन को एलिमिनेट करने के लिए रेडी होती है, और वो बोलती है कि जॉन को एलिमिनेट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जॉन की गर्लफ्रेंड के भाई को उठा लेते हैं। ठीक है, ये रेडी होते हैं क्योंकि भाई की लोकेशन भी लीमा को पता थी कि उसका भाई कब कब आता है। इतने 1.5-2 महीने के अंदर लीमा क्या है, जॉन की गर्लफ्रेंड, उसके भाई, उसके पूरे मोहल्ले की हर एक्टिविटी को नोट कर चुका था। लेकिन इससे पहले कि इसके भाई को उठाते, अगले दिन फिर किस्मत इनका साथ नहीं देती। होती क्या है कि जैसे लीमा जॉन की गर्लफ्रेंड के घर के बाहर पहुंचता है, वहां बहुत सारी भीड़ होती है,
और इतनी भीड़ पहले कभी नहीं देखी उसने। ये भीड़ देख के एकदम से लीमा क्या होता है, थोड़ा सा घबरा जाता है कि यार ये क्या। तो पता चलता है कि जो एबे महल है उसके भाई को किसी ने शूट कर दिया, मतलब 5-6 गोलियां मार दी। और क्या होता है, लीमा सीधे हॉस्पिटल पहुंचता है, इम्फाल हॉस्पिटल में देखता है कि जॉन की गर्लफ्रेंड रो रही है चीज़ें, और पोस्टमार्टम से बॉडी बाहर रखी है। तो लीमा देखती समझ जाता है कि किसने बहुत क्लोज रेंज से किया था, शूट आउट किया था। तो धीरे धीरे क्या होता है, जॉन की गर्लफ्रेंड को दिलासा देता है कि यार ये काम ऐसा ही है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि फौज ऑपरेशन कर लियो। तो बोलते हैं कि मेरे भाई को वो फौज ने नहीं मारा है, हमें भी पता है मेरे भाई को NSCN IM के लोगों ने मारा है। और ये बात विक्टर से भी कंफर्म हो जाती है कि जो ईमा नीमा का भाई है उसको क्या किया है, उसको किसी फौज के ऑपरेशन में फौज ने नहीं मारा, ना एजेंसी ने मारा, लेकिन क्या ड्रग कैडर है आपस के अंदर। तो NSCN IM को इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि ये म्यांमार से ड्रग लेके आ रहा है, और उन्होंने क्या किया था, इसको एक अम्बुश के अंदर शूट आउट कर दिया। तो और ज़्यादा थोड़ा सा क्या हो जाता है, डर हो जाता है जॉन की गर्लफ्रेंड के अंदर, और वो जॉन के ऊपर लगातार प्रेशर देती है कि तुम सरेंडर करो। अब पहली बार फिर दोबारा क्या होता है, लीमा के सामने वो जॉन से बात करती है। तो जॉन उसको बोलता है कि ठीक है, मैं 25 दिसंबर को मिलने आऊँगा, और उस टाइम हम क्या करेंगे, सरेंडर कर देंगे। यानी कि क्रिसमस दिन नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या है, बहुत सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है। जॉन भी क्या था, एक क्रिश्चियन था, तो उनका सबसे बड़ा त्यौहार होता है क्रिसमस डे। और पहली बार लीमा को पता चल गया था कि आप मंजिल मुझसे सिर्फ 2-3 दिन ही दूर है, क्योंकि ये 22 तारीख की दिन थी, और उसको पता था कि 25 तारीख को क्या है, हम लोग जॉन को अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि जॉन सरेंडर करने आएगा, और ये मणिपुर की हिस्ट्री में एक बहुत सक्सेस ऑपरेशन होगा। इससे क्या होगा, पूरा का पूरा NSCN K का मॉरल डाउन हो जाएगा, और NSCN K की कमर टूट जाएगी, जो भी इस ऑपरेशन का हिस्सा था। लेकिन क्या होता, 25 तारीख की जगह 24 तारीख को जॉन अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने आ जाता है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि वो भी एक मिलिटेंट था, एक इंसर्जेंट था। ऐसा नहीं है कि एजेंसी अपना काम करती है, वो भी जिंदा रहने का या फौज से बचने के अलग अलग तरीके यूज करते हैं। तो 25 तारीख की जगह वो 24 तारीख को जानबूझ कर आया। उसको भी लगता होगा कि हो सकता है यार मेरी गर्लफ्रेंड को कोई ट्रैक कर रहा हो, या मेरी गर्लफ्रेंड को किसी ने क्या कर लिया हो, ब्रेन वॉश कर लिया हो, क्योंकि उनका भी अपना एक सर्कल है। ऐसा नहीं है कि जॉन ने लीमा के बारे में पता नहीं किया, उसने लीमा के बारे में भी पूरा पता किया, कंटिन्यू उसके भी लोग देख रहे थे। लेकिन उसको यही पता चला कि एक वेट कैंटीन यानी कि बनिया कैंटीन में काम करने वाला एक नेपाली लड़का है, और वो कई बार मेरी गर्लफ्रेंड की दुकान में आता है। बस इतना ही उसको, जो भी लीमा की तरफ से जो चीज़ें थी वही सामने वाले को समझ में आई। लेकिन जब 24 तारीख को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर पर आया, तभी क्या होता है, पीछे से NSCN K के कुछ और लोग आ जाता है। ये देख के जॉन शॉक हो जाता है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि जॉन जब भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आता था तो अकेला आता था। लेकिन पहली बार देखता है कि उसी के लोग उससे मिलने आए। तो जॉन पूछता है उनसे कि भाई क्या बात है। तो NSCN K के खुद ही लोग क्या करते हैं, पिस्टल निकालते हैं, और बिना कुछ बोले 3 गोलियां मारते हैं उसकी गर्लफ्रेंड को। जैसे उसकी गर्लफ्रेंड को गोलियां मारते हैं, और अगली गोली मारते हैं जॉन की गर्दन पर, इस जगह पर, और गोली यहाँ से वॉश आउट हो, मतलब पार होती है 9mm पिस्टल से, और जॉन वहीं गिर जाता है, और ये सब के सब लोग चले गए। अब रातों रात हंगामा होता है गांव के अंदर, और एकदम से दोबारा क्या होता है कि गांव के अंदर शूट आउट हुआ, चीज़ें हुआ, और मिलिटेंट जिस जॉन को मरा हुआ सोच के छोड़ के चले गए, वो जॉन मरा नहीं होता है, गोली सिर्फ पार हुई थी यहाँ से। जॉन क्या करता है, कपड़ा उठाता है, यहाँ डालता है, उसकी गर्लफ्रेंड तब तक मर चुकी थी। अब जॉन को क्या होता है, जो सबसे नज़दीक इंडियन आर्मी का कैंप होता है, क्या इस हालात में भी जॉन कम से कम 2 किलोमीटर का सफ़र तय करता है बाइक से। तय करने के बाद नज़दीकी इंडियन आर्मी के कैंप में पहुंचता है, और इंडियन आर्मी को अपने बारे में बताता है। और इसी हालत में एम्बुलेंस में बैठकर, सोचो डॉक्टर उसको फर्स्ट एड दे रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं, वो NSCN के कैंप में लेके जाता है। और 2007 की बात है, हिस्ट्री में पहली बार 76 AK-47 दुनिया भर का अम्युनिशन ग्रेनेड एक साथ पकड़ा गया। लेकिन जॉन की गर्लफ्रेंड नहीं बची, और आज भी 2007 से लेकर 2026 है, जॉन आज भी इंडियन आर्मी के साथ क्या कर रहा है, ऑपरेशंस करता है। आज भी क्या है, मिलिटेंसी के अगेंस्ट है, आतंकवाद के अगेंस्ट है। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में क्या हुआ, एक इनोसेंट लड़की मारी गई। लेकिन हुआ क्या, आपको लगा होगा कि जॉन के ही लोगों ने जॉन को क्यों मारा, या उसकी गर्लफ्रेंड को क्यों मारा। क्योंकि क्या है, जॉन जो भी बात अपनी गर्लफ्रेंड से कर रहा था
वो कहीं ना कहीं बात NSCN के को पता चल गई थी। और NSCN के को ये भी पता चल गया था कि जॉन क्या है, अगले दिन 25 तारीख को सरेंडर करने वाला है। तो NSCN के ने म्यांमार से अपने कुछ लोग भेजे, क्योंकि NSCN के का जिस एरिया का वो कमांडर है वहाँ के मिलिटेंट को तो कुछ नहीं पता, लेकिन इनके मेन हेडक्वार्टर से NSCN के लोग आए और 24 तारीख को जब ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया तो उसकी गर्लफ्रेंड को वहीं शूट आउट कर दिया। तो मैंने आपसे हमेशा बोला कि दुनिया में कुछ एक ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो सक्सेस होने के बाद भी खुशी नहीं होती, तो उन्हीं में से एक ऑपरेशन था ब्लाइंड स्पैरो। ऑपरेशन सक्सेस हुआ, लेकिन शायद लीमा को इस ऑपरेशन का हमेशा दुख है, क्योंकि उसमें एक इनोसेंट लड़की जो जिसका मिलिटेंसी से कोई मतलब नहीं, जिसने भरोसा किया किसी के ऊपर, उसको तो ये भी नहीं पता कि मैं क्यों मारी गई। लेकिन मैं फिर भी आपसे हमेशा कहता हूँ कि जीवन के अंदर कोई भी ऑपरेशन हो, उस ऑपरेशन के अंदर हर व्यक्ति अपना कुछ ना कुछ खोता है, लेकिन फिर भी हमें हमेशा अपने देश के साथ खड़ा होना है, देश हित में बात करना है। क्यों? क्योंकि देश प्रेम से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं होता।